हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आपको पता होगा, अभिक्रिया का वेग जो है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन मुख्यतया 6 कारक ऐसे हैं जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, हम पहला ले रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको 6 फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। पहला है अभिकारकों की सांद्रता, सेकेंड रहेगा तंत्र का ताप, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, थर्ड रहेगा उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फोर रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, फिफ्थ रहेगा अभिकारक व उत्पादों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और सिक्स रहेगा विकिरणों द्वारा उद्भासन, एक्सपोजर बाय रेडिएशंस। यानी कि अभिक्रिया का वेग है वो 6 कारकों द्वारा प्रभावित होता है। 6 फैक्टर के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। पहला बताया मैंने अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को याद करें तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रारंभ में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो उस क्षण अगर देखते हैं तो अभिक्रिया का वेग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी घटता है। जनरली इन केमिकल रिएक्शन व्हेन फॉर्म्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन molecules. Generally, we can say that concentration of reactant initially increased, then rate of reaction increased. After some time, when concentration of reactant decreased, then rate of reaction decreased. इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो आपको पहला फैक्टर समझ में आया होगा कि अभिकारकों की सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिकारकों का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। चलिए सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा, तंत्र का ताप, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। आप सभी जानते हैं तापमान के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि से अणुओं की टक्कर बढ़ती है और टक्कर बढ़ेगी तो शीघ्रता से उत्पाद बनेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार देखें तो अपन जनरली व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड देन इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज्ड कोलाइड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स इजीली प्रोडक्ट, देयरफॉर इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिएक्शन। According to general principle,
आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज्ड देन rate of reaction is be increased 2 to 3 times. Generally it is called as temperature coefficient. इसको अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। यानी कि मैंने आपको क्या समझाया कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की। अब मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके टकराने की दर बढ़ जाएगी, यानी कि उनके कोलिजन की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एक बात और बताइए कि जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अभिकारकों व उत्पादों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि रिएक्टेंट दिख एक जैसे रहें, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक स्लो स्टेप से बनाएगा और एक फास्ट स्टेप से बनाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करके मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, ऐसे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया और मैंने CO2 गैस बनाई। अब दोनों रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये फास्ट स्टेप से कंप्लीट होती है तो ये स्लो स्टेप से कंप्लीट होती है, यानी कि ये तीव्र गति से संपन्न होती है और ये मंद गति से संपन्न होती है। तो क्या मीन्स हुआ इसका कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्टेंट्स की नेचर और प्रोडक्ट की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कौन फास्ट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है और कौन स्लो पैटर्न में प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर जनरल चर्चा करें तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको भी अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है और एक लकड़ी का बुरादा है, कौन तेजी से चलेगा? लकड़ी का बुरादा। पाउडर ऑफ वुड एंड वुड पार्ट, इन दोनों में से पाउडर ऑफ वुड फास्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप पाउडर बना देते हैं, बुरादा बना देते हैं, उस स्थिति में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया के बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है ना। तो सतही क्षेत्रफल में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं 5 है उत्प्रेरक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे आएगा? बेसिकली पहले माइंड में तो यह था उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटेलिस्ट क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक पे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और अभिक्रिया के पश्चात इनके संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैटेलिस्ट इज ए आउटर सब्सटेंस विच कैन बी अल्टर और चेंजेज rate of chemical reaction, and after chemical reaction its mass
एंड कंपोजिशन अनचेंज्ड। तो हमने उत्प्रेरक को देखा, लेकिन एक उत्प्रेरक का रेट ऑफ रिएक्शन में क्या योगदान है? उत्प्रेरक जनरली जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, वे सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा के बारे में मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में समझाऊंगा। सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी न्यूनतम ऊर्जा होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजी गोइंग में बना देती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे क्रियाकारक से उत्पाद शीघ्रता से बन जाता है। जनरली कैटेलिस्ट डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर रिएक्टेंट कैन बी फॉर्म्स इजीली प्रोडक्ट। ओके, कैसे बनाता है मैं इसको एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये दो तरह की ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये इसकी सक्रियण ऊर्जा है और इसकी सक्रियण ऊर्जा ये है। ये इसको EA1 दे देते हैं और इसको अपन EA2 दे देते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्रियाकारक है और यहाँ प्रोडक्ट है। क्या देख रहे हैं आप? विथआउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू हाई, बट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, लेकिन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। अगर उत्प्रेरक नहीं है तो सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा हो रही है, उत्प्रेरक है तो सक्रियण ऊर्जा कम हो रही है। तो आपको जब ये एरिया, हाईएस्ट एरिया कम मिलेगा तो ये क्रियाकारक तुरंत ही क्या बना देगा? उत्पाद बना देगा। सिंपल सी बात है। जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, कम ऊंचाई पे चढ़ना है तो आप कम थकेंगे, ऊर्जा आपको कम मिल जाएगी, आसानी से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके। और लास्ट है विकिरणों द्वारा उद्भासन। विकिरणों द्वारा उद्भासन, उद्भासन मतलब एक्सपोजर। आप जानते हैं विकिरणों के रूप में या तो आप किसी विजिबल एनर्जी, दृश्य ऊर्जा या पराबैंगनी विकिरणों को जब क्रियाकारकों के ऊपर डालेंगे तो वो क्रियाकारक उस ऊर्जा को ग्रहण करके एक्टिव हो जाएंगे और शीघ्रता से क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। यानी कि अगर आप एक्सपोज करते हैं रिएक्टेंट को इन द फील्ड ऑफ UV and visible, then reactant can be forms easily product। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, H2 + Cl2 है। अगर आप इसकी अंधेरे में रिएक्शन करवाएंगे, HCl तो बनेगा लेकिन मंद वेग रहेगा इसका, यानी कि स्लो स्टेप में होगा। लेकिन आपने इनको अल्ट्रावायलेट और दृश्य ऊर्जा, विजिबल एनर्जी दिन के समय में आपने इनकी रिएक्शन करवाई, तो ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव नेचर के साथ होगी, विस्फोटक के साथ होगी।
बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगी। तो आप सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि विकिरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों से मेजर क्वेश्चन बनने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो क्या परिभाषा होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। Those chemical reaction in which rate of reaction do not depends on concentration of reactants are called as zero order reaction। जैसे मैं जनरल बात करता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ A, उससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब इसकी सांद्रता क्या होगी? Ca होगी। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? dx/dt समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ Ca, और इसकी पावर क्या है? 0, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा K0, और किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इट मीन्स Ca = 1। तो dx/dt क्या हो जाएगा? K0 हो जाएगा। ओके, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx क्या हो जाएगा? K0 dt। इक्वेशन नंबर 1। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अवकलित वेग समीकरण है। इट इज ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को पुट कर दिया, यानी कि आपने वेग नियम के आधार पर अवकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कर दी। अब इस अवकलित वेग समीकरण से अपन को निकालनी है समाकलित वेग समीकरण। क्या निकालनी है? समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए कैसे निकालेंगे। समीकरण 1 का, यानी कि हम इक्वेशन फर्स्ट से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन dx = K0, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन करना ही नहीं है, बाहर ले लेंगे dt। dx का समाकलन x होता है =K0, dt का समाकलन t। और जब सीमाओं के अभाव में हम समाकलन करते हैं, विथआउट लिमिट हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। यानी कि जब हम सीमाओं के अभाव में समाकलन करते हैं तो एक समाकलन नियतांक आता है। तो जो c है ये समाकलन नियतांक है। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब t = 0 पर x = 0 हो, t = 0 पर x = क्या हो? 0 हो, तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए इक्वेशन 2 में, इसमें रख दीजिए आप t = 0, तो x बराबर क्या हो जाए? x बराबर भी 0, तो K0 × t की जगह 0,
प्लस सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये सी बराबर 0 वैल्यू इसमें पुट कर दे, इसमें रख दे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, k0t प्लस 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, k0t हो जाएगा। यानी कि k0 बराबर हो जाएगा x/t, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, समाकलित वेग समीकरण हो गई। ये समाकलित वेग समीकरण है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अर्ध आयु, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयु होता क्या है, अभिकारकों की सांद्रता जिस समय में आधी रह जाती है उसे ही हम अर्धायु काल कहते हैं। इट इज द टाइम पीरियड when concentration of reactant is be half is called as half life period। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ आपको, टी समय पर कंसंट्रेशन x मांग रहे हैं अपन, तो टी हाफ समय पर ये x से क्या हो जाएगी, a/2 आधी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन को अपन a मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो k0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की जगह पर आप क्या रख देंगे, a/2, और t की जगह पर क्या रख देंगे, t हाफ। तो आपके पास रिलेशन क्या गया, t हाफ बराबर a/2 k0। यानी कि जो आपकी हाफ लाइफ पीरियड है, अर्धायु काल है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि टी हाफ समानुपाती है स्मॉल a के, यानी कि अर्धायु काल स्मॉल a जो कि प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ किस किस के बिटवीन, टी हाफ वर्सेस a के बिटवीन, तो आप इसके फॉर्मूले को वापस देखें, टी हाफ इक्वल्स टू क्या है, a/2 के 0 है, तो ये y इक्वल्स टू mx का फॉर्मूला बन गया, एक सरल रेखा की समीकरण बन गई। इसमें y साइड टी हाफ हो जाएगा, और m ढाल होता है, स्लोप होता है, tan थीटा से बताते हैं, और x इक्वल्स टू क्या है, a है, तो m बराबर क्या हो गया, 1/2 के 0, यानी कि अपना जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग 1/2 के 0 है। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इजी वे में बनेगा। आप y एक्सिस पर तो क्या ले, टी हाफ, x एक्सिस पर क्या ले, स्मॉल है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m इक्वल्स टू, यानी कि m क्या है यहाँ पर, tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 के 0, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अमोनिया का अपघटन है, एक फोस्फीन का अपघटन है, और एक HCl का अपघटन है, या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती है, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। H2 प्लस अपघटन नहीं कहेंगे इसको, निर्माण कहेंगे, HCl का निर्माण, H2 प्लस Cl2 से 2HCl का फॉर्मेशन। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो ये रिएक्शन थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब तक के लिए धन्यवाद।